नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 13 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हालिया भूटान यात्रा के दौरान भूटानी नरेश के साथ संयुक्त रूप से किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कौन सी ये जल विद्युत परियोजना है जिसका उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर है सी, पुनात सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के निमंत्रण पर 11 से 12 नवंबर 2025 तक भूटान की राजकीय यात्रा की। और इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 1020 मेगावाट की पुनात सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत भूटान मैत्री का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामहिम चतुर्थ ड्रुक ग्याल्पो की 70वीं जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना और गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना के लिए अपने पूर्ण समर्थन की पुष्टि की है। क्वेश्चन नंबर 2, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो प्रथम पुरस्कार किस राज्य के द्वारा जीता गया है? महाराष्ट्र के द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब है, महाराष्ट्र ने। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने 11 नवंबर को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में महाराष्ट्र को प्रथम पुरस्कार मिला, जिसके बाद गुजरात और हरियाणा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। पुरस्कार समारोह 18 नवंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की शुरुआत 2018 में जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इन पुरस्कारों का उद्देश्य है स्थायी जल प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और जल संरक्षण के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 3, लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष 12 नवंबर को किस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो लोक सेवा प्रसारण दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये महात्मा गांधी का ऑल इंडिया रेडियो का जो एकमात्र दौरा था, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस। डिटेल जान लेते हैं। तो लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में महात्मा गांधी के नई दिल्ली स्थित ब्रॉडकास्टिंग हाउस के पहले और एकमात्र दौरे की याद में मनाया जाता है। उस दिन गांधी जी ने दिवाली के अवसर पर कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसे शरणार्थियों को संबोधित किया था। वर्ष 2000 में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में घोषित किया था। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के अवसर पर उस स्टूडियो का नाम बदलकर बापू स्टूडियो कर दिया गया था। तो बापू स्टूडियो कर दिया गया था मार्च 2023 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वेनेडियम फ्लो बैटरी जो प्रणाली है, तो इसका उद्घाटन किया गया NTPC नेत्रा ग्रेटर नोएडा में। सी ऑप्शन सही जवाब है, NTPC नेत्रा ग्रेटर नोएडा में। तो केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने ग्रेटर नोएडा स्थित NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अनुसंधान एवं विकास केंद्र नेत्रा में भारत की पहली और सबसे बड़ी 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी VRFB वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया। और ये परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और ग्रिड स्थिरता को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज समाधानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
VRFB एक उन्नत तकनीक है जो पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों के एक उभरते हुए विकल्प के रूप में देखी जा रही है। अभी तक लिथियम आयन बैटरियां होती है और इससे इसके विकल्प के रूप में देखी जा रही है VRFB वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी। NTPC नेत्रा जो NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस NTPC का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 5, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा आयोजित हिमालयन कॉन्क्लेव का शीर्षक क्या है? तो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान इसके द्वारा आयोजित जो हिमालयन कॉन्क्लेव है तो इसका शीर्षक है भारतीय हिमालयी क्षेत्र 2047 सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान NIHE जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट 13 से 15 नवंबर 2025 तक उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसी कटारमल स्थित अपने मुख्यालय में 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। कॉन्क्लेव का शीर्षक क्या है? भारतीय हिमालयी क्षेत्र 2047 सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण। तो ये इसका शीर्षक रखा गया है जो विकसित भारत 2047 पहल के अनुरूप हिमालयी क्षेत्र के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित है। कार्यक्रम का उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन, असंतुलित भूमि उपयोग, जनसांख्यिकीय दबाव, ग्लेशियर पीछे हटना और अचानक बाढ़ जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए रणनीतिक रोड मैप तैयार करना। तो ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसमें 6 विषयगत क्षेत्रों में चर्चाएं की जाएंगी जिसमें है जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु लचीलापन, सतत आजीविका, शासन ढांचे और लैंगिक समावेशन शामिल है। तो ये 6 विषयगत क्षेत्र है जिसमें चर्चाएं शामिल होंगी। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत की दीर्घकालिक सूचकांक 1995 से 2024 में स्थिति क्या है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत की दो प्रकार की सूचकांक जारी करता है, दीर्घकालिक और लघुकालिक। तो इसमें जो दीर्घकालिक सूचकांक है 1995 से 2024 इसमें भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति है 9वें स्थान पर, 9वीं। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो जर्मन वॉच द्वारा जारी CRI ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इसको जर्मन वॉच द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है जिसमें दीर्घकालिक सूचकांक जो 1995 से 2024 है इसमें 9वां स्थान है और वार्षिक जो सूचकांक है जो छोटे समय के लिए है 2024 जो वार्षिक होता है, वार्षिक सूचकांक 2024 में 15वां स्थान प्राप्त हुआ है जो पिछले वर्ष के 8वें और 10वें स्थान से बेहतर है। पिछले वर्ष 8वें और 10वें स्थान पर था और अब है 15वें स्थान पर। यह सुधार भारत की बढ़ती जलवायु सहनशीलता, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों, जलवायु अनुकूलन नीतियां और प्रभावी पुनर्वास प्रयासों को दर्शाता है तथा रिपोर्ट ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP13 में प्रस्तुत की गई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 में प्रस्तुत की गई थी इस रिपोर्ट को जो कि ब्राजील के बेलेम में आयोजित की गई थी। जर्मन वॉच की जो ये सालाना रिपोर्ट है ये आकलन करती है कि कौन से देश तूफान, बाढ़ और लू जैसी मौसम संबंधी घटनाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और ये इंडेक्स कम समय, सालाना और लंबी अवधि जो कि दशकों की होती है इसके आधार पर मौतों और आर्थिक नुकसान के रूप में प्रभावों को मापता है। रैंकिंग में जो निचला स्थान होता है कम जोखिम या जलवायु चुनौतियों के बेहतर प्रबंधन को दिखाता है। पिछले 3 दशकों में 1995 से 2024 में भारत ने 430 चरम मौसमी घटनाओं का सामना किया जिसमें 80,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है और लगभग 170 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है जिसमें उत्तराखंड बाढ़ 2013 में, चक्रवात
हुदहुद 2014 में, अम्फान 2020 और 1998, 2002, 2003, 2015 की फ्लू जैसी घटनाएं इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दूसरा जो WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 है, तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो दूसरा WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट 17 से 19 दिसंबर 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आयोजन करता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मंत्रालय। मुख्य विषय क्या है? तो थीम क्या रखी गई है? संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, रिस्टोरिंग बैलेंस, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। ये शिखर सम्मेलन WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी 2025 से 2034 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप जनवरी 2026 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, तो ये जनवरी 2026 में भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। तो सी ऑप्शन भुवनेश्वर। तो आयोजन स्थल है कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, ओडिशा में। ये भारत के एथलेटिक्स इतिहास में पहला इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप है। आयोजन जनवरी 2026 में होगा, जिसकी घोषणा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने की। AFI ने की, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। AFI अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह संघू। इन्होंने इस आयोजन की पुष्टि की है। AFI का लक्ष्य है भारत के एथलीट्स को एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सर्जियो गोर भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला? तो जो सर्जियो गोर है, तो इन्होंने भारत में किस देश के एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर कार्यभार संभाला है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है सर्जियो गोर ने। राजदूत का नाम है सर्जियो गोर। संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत में ये राजदूत हैं। शपथ ग्रहण की हुई 11 नवंबर 2025 को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह आज का आपके लिए प्रश्न है कि इंडिया स्किल रिपोर्ट ISR इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की रोजगार योग्यता दर एम्प्लॉयबिलिटी रेट कितनी दर्ज की गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सही जवाब आपको देना है। आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं सही जवाब क्या है, और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इंडिया स्किल रिपोर्ट ISR 2026 के अनुसार भारत की जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है कितनी दर्ज की गई है। तो दोस्तों ये हो गया आज 13 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।